हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 10 के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर एक तो अपन बात करेंगे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की, और साथ में प्रतिरोध का जो मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो वैसे 4 बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई पर निर्भरता, मतलब लंबाई पर निर्भर करता है एक तो। दूसरा, प्रतिरोध की चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता, यानी कि जो चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, यानी कि चालक तार जिस पदार्थ का बना हुआ उस पदार्थ पर भी जो आपका प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। और इसके अलावा जो चालक तार का तापमान है उस पर भी प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन प्रतिरोध और प्रतिरोध की जो निर्भरता है इन चारों चीजों पर, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। पिछले वीडियो के अंदर हम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सूत्र निकाल चुके थे पहले, R बराबर V/I। तो प्रतिरोध जो भी था वो होता क्या है इसके बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो भाई, ये हमारे पास में एक चालक तार है, ठीक है, एक चालक तार है हमारे पास में ये। अब कोई भी पदार्थ होता है वो अणुओं से मिलकर के बना होता है, और अणु किससे मिलकर के बना होता है? परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो आपका ये जो चालक तार है ये भी किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर छोटे छोटे परमाणु विद्यमान होंगे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसके जो परमाणु हैं वो दिखा रहा हूं भाई। तो ये परमाणु है इस चालक तार के। कुछ इस तरीके से ये परमाणु विद्यमान है, ठीक है। अब देखो, कोई भी परमाणु होता है उसकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। तो परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं होती है, और इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर। परमाणु के अंदर ऐसा होता है कि परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती है, और उन कक्षाओं के अंदर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखो, नाभिक के अंदर धनावेश होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर ऋणावेश होता है। तो नाभिक क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर ही क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो नाभिक से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है ना, तो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया गया जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है। तो ये सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके ऊपर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो सबसे कम लगेगा, क्योंकि ये नाभिक से ज्यादा दूर है। जबकि ये अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नाभिक का ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये नाभिक के क्या है? पास में है, ठीक है ना। तो ये सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर, ये दुर्बल बल के द्वारा बंधे रहते हैं, कमजोर बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। कमजोर आकर्षण बल नाभिक इनके ऊपर लगा पाता है। तो ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन जो दुर्बल बल के द्वारा बंधे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को मैं इन परमाणुओं के साथ में यहां पर दिखा रहा हूं।
प्रत्येक परमाणु के साथ में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन में अभी क्या कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो इनके ऊपर लगने वाला जो बल है वो दुर्बल होता है। तो इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है एक चालक तार में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है दुर्बल बल इसके ऊपर उपस्थित होता है, इस कारण से ये अपनी जगह छोड़ करके इधर भी जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर दुर्बल आकर्षण बल है। इसके घूमने फिरने पर चालक तार के अंदर अंदर कोई रोक टोक नहीं होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इन इलेक्ट्रॉनों को? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो अभी हमने क्या जाना है कि एक चालक तार है, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है जिसमें धनावेश पाया जाता है, और उसके चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती है, और उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये नाभिक क्या करती है, उनके ऊपर एक आकर्षण बल लगा करके रखती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास में होगा उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज्यादा दूर होगा उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल उतना ही कम होगा, या कमजोर होगा, या दुर्बल होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ना परमाणुओं का, उसके ऊपर नाभिक का दुर्बल आकर्षण बल लगता है, और दुर्बल आकर्षण बल लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन चालक तार में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, मुक्त विचरण ये कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि ये चालक तार में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। ठीक है। अब जरा अपन आगे देखते हैं इस बात को कि क्या होगा। तो यही चालक तार है, इसको मैं इधर बना रहा हूं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन भी इसके बना देते हैं अभी। तो ठीक, अब एक काम करते हैं हम, ये जो चालक तार है इसको हम एक सेल से जोड़ देते हैं। ये चालक तार है आपका, उसको हमने क्या कर दिया, एक सेल से जोड़ दिया। ये सेल का धन टर्मिनल और ये सेल का ऋण टर्मिनल। अब देखो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। तो ये चालक तार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सेल के धन टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे। इनके ऊपर ऋणावेश और सेल का ये धन टर्मिनल है, तो इसके ऊपर धनावेश होगा। तो धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर ऋणावेश है, और ये ऋणावेश होने की वजह से सेल के किस टर्मिनल की ओर जाने का प्रयास करते हैं, धन टर्मिनल की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गति करेगा, ये भी 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 ऐसे। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या करेंगे, गति करेंगे, और सेल के जो धन टर्मिनल है उसकी ओर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेल का धन टर्मिनल इधर से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर तार में होते हुए गति करने का क्या करेंगे, ये प्रयास करेंगे इस तरीके से। ऐसा ही होगा भाई यहाँ पर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर जब गति करेंगे तो बीच में कोई दूसरे परमाणु भी तो पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ गति कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन पीछे और ये इलेक्ट्रॉन आगे। हो सकता है कि इसके ऊपर
आकर्षण बल ज्यादा लग जाए या इसकी गति ज्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन फटाफट से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये अगले इलेक्ट्रॉन से जाकर के टकरा भी तो सकता है। या फिर जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो ये अपने ही परमाणु से या कोई दूसरा जो परमाणु उससे जाकर के भी तो टक्कर खा सकता है, यानी कि इनकी गति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, कोई रुकावट पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई रुकावट पैदा हो रही है तो वो ही क्या है, चालक तार का प्रतिरोध। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है तो आवेश का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की गति के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हुई है, इलेक्ट्रॉन से टकरा गया या इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से जाकर के टकरा गया तो उसकी गति के अंदर बाधा उत्पन्न हुई है, मतलब आवेशों के प्रवाह में भी बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे थे तो आवेशों का प्रवाह हुआ था। इलेक्ट्रॉन जब टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न हुई है, तो आवेशों के प्रवाह में भी क्या उत्पन्न हो गई, बाधा उत्पन्न हो गई है। तो कोई भी चालक तार है उसमें से आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही उस चालक तार का अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। हमने क्या कहा भाई, चालक तार के अंदर जो परमाणु है उसमें सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दुर्बल आकर्षण बल नाभिक के द्वारा लगाया जाता है। जब चालक तार को अपन किसी सेल से जोड़ते हैं तो ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे वो सेल के धन टर्मिनल की ओर गति करते हैं, लेकिन जब ये गति करेंगे तो अन्य इलेक्ट्रॉन या जो परमाणु है चालक तार के अंदर वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों की गति के अंदर बाधा उत्पन्न करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है गति करते समय और कई बार एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से भी जाकर के टकरा जाता, तो उसकी गति के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो जब बाधा उत्पन्न होती है तो आवेशों के प्रवाह में भी क्या हो जाती है, बाधा हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर ये जो बाधा उत्पन्न हुई है इलेक्ट्रॉनों की गति के अंदर या आवेशों के प्रवाह के अंदर, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, चालक तार का प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध की एक छोटी सी परिभाषा अपन यहां पर लिख लेंगे कि चालक तार में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा हो चाहे आवेशों के प्रवाह में बाधा हो, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, उस चालक तार का प्रतिरोध बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तभी तो आवेशों का प्रवाह होता है, अन्यथा आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है। तो एक सीधी सी डेफिनेशन अपन याद कर लें कि चालक तार में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। तो कोई भी चालक तार हो उस चालक तार में कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होगा, इसलिए चालक तार को प्रतिरोध तार भी अपन बोलते हैं। चालक तार को और क्या बोला जाता है, प्रतिरोध तार भी बोला जाता है, क्योंकि कोई भी चालक तार हो उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अंदर कुछ न कुछ रुकावट जरूर होती है उसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब यह है भाई इधर से जितनी विद्युत धारा अपन भेजेंगे ना उधर से इतनी वापस प्राप्त नहीं होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे या इलेक्ट्रॉन परमाणु से आपस में टकराएगा ना, तो उस समय इनको दी गई जो विद्युत ऊर्जा है ना वो कुछ मात्रा में ऊष्मा में बदल करके बाहर निकलती है, और इसी कारण से अपना जो चालक तार या प्रतिरोध तार है ना वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, ये कारण है चालक तार का गर्म होने का, क्योंकि जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो कई बार जब वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं ना तो उनको जो दी गई विद्युत ऊर्जा थी वो ऊष्मा में बदल जाती है, और उसके कारण वो चालक तार कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये परिभाषा नोट कर लो, और प्रोसीजर आपको सारा बता ही दिया हमने। इसके बाद में अपन प्रतिरोध की निर्भरता की बात करेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहले आप ये बात नोट कर लो।
ठीक है भाई, नोट किया। तो अब अपन बात करेंगे भाई ये जो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। तो इसके अंदर अपन पहली निर्भरता ले रहे हैं प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। भाई लंबाई को अपन L से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? L से, ठीक है। तो इस लंबाई के ऊपर कैसे प्रतिरोध निर्भर करता है, इस बात को जानने के लिए देखो अपन एक प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग में क्या करना है हमें, समान पदार्थ समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या समान मोटाई, शब्द इसकी जगह आप काम में ले सकते हो, समान मोटाई वाले अलग अलग लंबाई के चालक तार ले लेंगे। देखो भाई प्रयोग के लिए हम यहां पर कुछ तार लेंगे। जो भी आपने तार लिया है वो एक ही पदार्थ का बना होना चाहिए। जैसे वो तांबे के बने हुए तार तो सारे तांबे के हो आपके पास में, या तार एल्यूमिनियम के बने हुए तो सारे वो एल्यूमिनियम के बने हुए होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो या फिर मोटाई समान हो। तो फिलहाल अभी आप यही देख लो भाई, तारों की मोटाई भी कितनी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चालक तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और सबकी मोटाई भी कैसी है, एक समान है, लेकिन उनकी लंबाई अलग अलग है। लंबाई कैसी है, अलग अलग है। एक आपका चालक तार 1 मीटर का है, दूसरा 2 मीटर का है, तीसरा 3 मीटर का है, चौथा 4 मीटर का है और पांचवा 5 मीटर का है। लंबाई अलग अलग है सब चालक तारों की। चालक तार एक ही पदार्थ का बना हुआ, चालक तार की मोटाई समान है लेकिन लंबाई कैसी है, अलग अलग है। तो ये जो भी आप तार ले रहे हो अलग अलग लंबाई के, ओम के नियम से पहले इनका अपन प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे, आपका जो चालक तार है उसकी लंबाई और चालक तार का जो प्रतिरोध है उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं। देखो यहां नीचे तो मैं ले लेता हूं चालक तार की लंबाई, और लंबाई को अपन किससे दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। तो इधर तो मैंने ले लिया चालक तार की लंबाई और इधर मैंने ले लिया चालक तार का प्रतिरोध। क्या ले लिया है, चालक तार का प्रतिरोध R ले लिया इधर, ठीक है। ये आपका X, ये Y और ये O। जब आप ऐसा करते हैं कि लंबाई और प्रतिरोध दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और ये सीधी रेखा मूल बिंदु O से गुजरेगी, ठीक है। तो ये रेखा, सीधी रेखा आपको क्या बताएगी, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो
मान लीजिए यहां पर आपकी लंबाई 1 मीटर है, यहां पर आपकी लंबाई 2 मीटर है और यहां पर इसकी लंबाई 3 मीटर। यहां पर मान लीजिए जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, यहां पर प्रतिरोध 2 ओम है और यहां पर प्रतिरोध कितना ओम है, 3 ओम है। तो यहां आप यदि आप देखें तो चालक तार की लंबाई जब 1 मीटर है तो चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। चालक तार की लंबाई 2 मीटर है तो प्रतिरोध 2 ओम हो गया और 3 मीटर है तो प्रतिरोध 3 ओम हो गया। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे चालक का प्रतिरोध भी क्या होता जा रहा, बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ से हम एक बात ये लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। R का मतलब प्रतिरोध और L का मतलब लंबाई, यानी कि चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होता, बढ़ता है। तो प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई पर निर्भरता अपन कैसे बताएंगे, हम ये कहेंगे भाई चालक तार की जब लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता, बढ़ता है। और चालक तार की जब लंबाई को अपन घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एक बात हमारे सामने आ गई कि प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई पर निर्भरता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, समान पदार्थ और समान मोटाई के अलग अलग लंबाई के चालक तार लिए। एक ही पदार्थ के बने हुए थे चालक तार और मोटाई भी सबकी समान थी लेकिन लंबाई अलग अलग थी। एक की 1 मीटर थी, दूसरे की 2 मीटर थी, तीसरे की 3 मीटर थी, चौथे की 4 मीटर थी और पांचवे की 5 मीटर थी। हमने ओम के नियम से उन पांचों तारों का अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात किया और प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद में हमने उस चालक तार की लंबाई और प्रतिरोध के बीच में ग्राफ खींचा। तो ऐसे एक सीधी रेखा प्राप्त हुई जो कि मूल बिंदु O से गुजर रही थी। तो ये ग्राफ की जो सीधी लाइन है ये हमें ये बताना चाहती है कि लंबाई जैसे जैसे बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस आधार पर अपन ने बोला कि चालक तार की जब लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है और जब चालक तार की लंबाई को घटाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो इसी आधार पर अपन ने लिखा है कि प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि L का मान बढ़ाएंगे तो R का मान भी बढ़ेगा और L का मान घटाएंगे तो R का मान भी घटेगा। तो ये समीकरण 1 का आपका, इसको मैं इधर साइड में अभी लिख लेता हूं थोड़ी समय के लिए। हमने ये समीकरण निकाल लिया, R इज प्रोपोर्शनल टू L, और ये आपका समीकरण कितना है, 1। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इधर वाली हिस्से को नोट कर लीजिए आप, वो हिस्सा मैं बाद में काम में लूंगा, यही हिस्सा वहां उतार करके रखा है मैंने, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है, किया आपने नोट। वो समीकरण की मुझे अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख लिया है साइड में। अब दूसरी निर्भरता लेते हैं इसकी। प्रतिरोध की चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आप दिखाओगे ऐसे, पर निर्भरता। सुनिए भाई ध्यान से, ये क्या चीज है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, समान पदार्थ व समान लंबाई। देखो, इस बार प्रयोग करने के लिए अपन तार लेंगे, तो जो तार आप ले रहे हो उन तार का जो पदार्थ है वो समान होना चाहिए। बात तो वही है कि तार सारे एल्यूमिनियम के तो एल्यूमिनियम के रखने हैं, तांबे के तो तांबे के रखने हैं। इस बार लंबाई समान रहेगी सभी तारों की। सभी तार 1 मीटर लंबे ले लिए, मान लीजिए आपने, लंबाई समान है।
अब यहां पर अलग क्या है, जो अलग अलग तार है उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको अपन ए से दिखाते हैं। तो पहले तो ये जान लो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखो अनुप्रस्थ काट का मतलब ये है कि जैसे आपके पास में कोई तार है, इस तरीके से बेलनाकार होता है तार, अब उसको आप बीच में से ऐसे काट देते हैं। काटने के बाद में आपको इधर कटा हुआ हिस्सा आप सामने से देखोगे तो वो आपको नजर आएगा वर्ताकार। कैसा नजर आएगा? वर्ताकार। तो तार को ऐसे आड़ा काटेंगे तो इसका मतलब है कि वो उसकी अनुप्रस्थ काट है। ऐसे जैसे बेलनाकार तार है आपका और उसको ऐसे आप समकोण पर काट रहे हो ना, काटने के बाद में सामने का जो हिस्सा आपको नजर आएगा उसका, वो उसकी क्या है? अनुप्रस्थ काट है। और उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना है हमें। क्या लेना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो सामने का हिस्सा आपको वर्ताकार नजर आएगा, तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सामने का हिस्सा कैसा? उसका वर्ताकार होता है और उस वर्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पाई आर स्क्वायर ये सूत्र काम में लेना होगा, है ना। तो आपको तार का ये जो आर है, आर का मतलब यहाँ पर त्रिज्या है, तार की त्रिज्या ये मिल जाएगी, है ना। तार की त्रिज्या अपन निकाल सकते हैं। तो तार की त्रिज्या की सहायता से अपन तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार की मोटाई से संबंधित है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब बढ़ता है ना तो चालक तार की जो मोटाई है वो बढ़ती है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब घटता है तो चालक तार की जो मोटाई है ना वो भी क्या होती? घटती है। तो याद रखना कि जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप एक जैसा ले रहे हो तो उस चालक तारों की मोटाई भी कैसी होगी? समान होगी। तो देखो हमने क्या किया है कि जो प्रतिरोध की चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो निर्भरता उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? समान पदार्थ और समान लंबाई के और अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले, ये चीज कैसी आपकी? अलग अलग है। अलग अलग अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? अलग अलग है। तो इस तरीके के मान लीजिए आपने 5 तार ले लिए, पदार्थ समान है, लंबाई समान है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है? अलग अलग है। जैसे मान लीजिए एक का है 1 मीटर स्क्वायर, दूसरे का है 2 मीटर स्क्वायर, तीसरे का है 3 मीटर स्क्वायर, चौथे का है 4 मीटर स्क्वायर और पांचवे का है 5 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है? अलग अलग है। तो इस तरीके से आपने तार ले लिए। अब ये जो पांचों तार है, ओम के नियम की सहायता से इन सब का अपन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे? जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A और जो चालक तार का प्रतिरोध R, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ग्राफ कुछ इस तरीके का क्या होगा? नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है वो भी अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो भाई, इधर मान लीजिए यहां पर आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, यहां पर 2 मीटर स्क्वायर है और यहां पर 3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर आपका जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए 1 ओम है, यहां पर 2 ओम है और यहां पर कितना ओम है? 3 ओम है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझे? यहां पर देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर है, कम है, तो उस समय प्रतिरोध क्या है इसका? सबसे ज्यादा है, 3 ओम है प्रतिरोध। ठीक है, आपने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को थोड़ा बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हो गया? कम होकर के 2 ओम हो गया।
और जब आपने अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा करके 3 मीटर स्क्वायर किया तो प्रतिरोध और कम हो गया, कितना हो गया, 1 ओम हो गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर तो कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब अपन बढ़ा रहे हैं तो जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रतिरोध का मान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो भाई देखो बोर्ड एग्जाम में एक बार ये प्रश्न आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रश्न आया था। वो x y और ये क्या है o, नीचे तो आपने क्या ले लिया a, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो, और इस तरफ आपने क्या ले लिया r, यानी कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो। तो यहां पर देख लो आप, प्रतिरोध व चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ या आलेख है ना, आलेख। ठीक है, तो एक बार ये प्रश्न आया था कि प्रतिरोध और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ या आलेख बनाइए। तो ऐसा ग्राफ आपको वहां पर क्या करना था, बना करके आना था। ठीक है, अब इसको रिलेशन को अपन निकालने के लिए एक उल्टा काम करते हैं। यहां पर तो आपने क्या लिया है, चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो लिया है। अब एक दूसरा प्रकार का ग्राफ बनाते हैं अपन। ग्राफ में देखो आपको क्या करना है, यहां नीचे तो आपको लेना है अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल का व्युत्त क्रम, उल्टा क्रम कर दिया उसका। ठीक है, व्युत्त क्रम कर दिया, और यहां पर अपन ले लेते हैं चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो हमें प्राप्त होती है ऐसे सीधी रेखा। क्या प्राप्त होगी आपको, ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये आपका x, ये y और ये o, ऐसे सीधी रेखा आपको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस ग्राफ से हम ये कह सकते हैं अब कि जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रम बढ़ता है वैसे वैसे जो चालक तार का प्रतिरोध है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रम बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास में 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 है, तो यहां पर भी 1, 2, 3 और 4। तो 1 पर 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, 4 पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रम बढ़ता है वैसे वैसे ही क्या होता है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। भाई इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। जैसे a का व्युत्क्रम है तो इसको अपन 1/a लिखते हैं। r का व्युत्क्रम बोले कोई तो 1/r कर दो, है ना। कोई कहे भाई v का व्युत्क्रम करो तो आप कह दोगे 1/v। तो ऐसे ही ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब है कि उस राशि को आप क्या कर दो, 1 के बटा में कर दो। ठीक है, तो देखो पूरी बात हमारे सामने क्या आई है अब तक कि प्रतिरोध की चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भरता ज्ञात करने के लिए समान पदार्थ और समान लंबाई के अलग अलग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले अपन ने अलग अलग तार लिए, और तार लेने के बाद में ओम के नियम से सब चालक तारों का हमने प्रतिरोध ज्ञात किया। प्रतिरोध जब अपन ज्ञात करें तो उसके बाद में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोध दोनों के बीच में ग्राफ खींचा, तो इस तरीके से रेखा प्राप्त हुई। ये रेखा हमें ये बता रही है कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। 1 पे 3 था प्रतिरोध,
2 पे आ गए तो 2 गया और 3 पे आ गया तो 1 हो गया। उल्टा काम हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए अपन ने दिमाग लगा करके क्या किया, इसका जो ग्राफ भी है वो दूसरे तरीके से तैयार किया। तो यहाँ पर अपन ने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका ही व्युत्क्रम ले लिया। तो जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रम और प्रतिरोध के बीच में ग्राफ खींचा तो बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त हो गई जो मूल बिंदु O से गुजरती है। तो ये ग्राफ हमें कह रहा है कि R किसके समानुपाती है, 1/A के समानुपाती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसको आप ऐसे बोलोगे कि जो प्रतिरोध होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये जो क्रम है इसको अपन क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम के क्या है, समानुपाती होता है। तो यह आपका समीकरण 2। तो ये समीकरण 2 भी मैं यहां लिख लेता हूं। हमारे पास में आया है R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, जहां पर A क्या है, चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट है वो क्षेत्रफल है ये। और A को ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, πr², जहां पर R क्या है, चालक तार की त्रिज्या। ठीक है, तो एक बार ये बोर्ड में प्रश्न आया हुआ था, मैंने बताया आपको कि प्रतिरोध और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ या आलेख पूछा था। तो ये आलेख भी अपने को याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले ये बातें नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, नोट किया। अब देखो, हमने ये 2 समीकरण निकाले हैं। समीकरण 1 हमें कहता है कि R किसके समानुपाती है, L के समानुपाती है। और समीकरण 2 हमें कह रहा है कि R समानुपाती है 1/A के, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के क्या है, समानुपाती है। तो इन दोनों की सहायता से हम सूत्र निकालते हैं प्रतिरोध का। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आपने पहले पढ़ रखा, R बराबर V/I, वो तो ओम के नियम से निकला था। यहां पर जो अपन ने लंबाई पर निर्भरता और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो निर्भरता पड़ी है उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करने का एक नया सूत्र बनाएंगे यहां पर। तो देखो भाई, वो दोनों जो समीकरण है उसको मैं दोबारा यहां पर लिख लेता हूं। हमने पढ़ा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, ये तो आपका समीकरण 1 है। और दूसरा आपने पढ़ रखा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। L का मतलब लंबाई है और A का मतलब क्या है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को मिला देता हूं मैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखो समीकरण 1 कहता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, और समीकरण 2 कहता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया इस बार। भाई R दोनों के समानुपाती था, दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने। अब आप क्या करोगे, ये जो समानुपाती का निशान है इसको हटाओगे और इसकी जगह कौन सा निशान लगाएंगे, अपन बराबर का निशान लगाएंगे। ये समानुपाती का निशान हटा करके इसकी जगह बराबर का निशान लगाएंगे। तो साथ में अपने को एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो यहां लगा रहा हूं मैं R बराबर, स्थिरांक लगा देता हूं भाई K, L/A। भाई ये L ऊपर ही रहेगा, इसको L को 1 से गुणा करके मैंने L लिख दिया और नीचे A है। तो R बराबर K L/A, ये आपका क्या आ गया, सूत्र आ गया प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। एक सूत्र आप ओम के नियम से पहले पढ़ चुके हो, R बराबर V/I, और ये दूसरा सूत्र आपके पास में आया है R बराबर K L/A। ठीक है, सूत्र को देख लो एक बार, क्या है, R बराबर K L/A। L का मतलब तो यहां पर लंबाई से है, A का मतलब तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है,
और के हमारे सामने एक स्थिरांक है जिसके बारे में अब अपन जानने वाले हैं। तो देखो भाई यहां पर के क्या है, तो के लिए बता देते हैं, जहां के को कई बार अपन एक संकेत और दे देते हैं, इसकी जगह रो, ये ग्रीक अक्षर है रो, इसको रो पढ़ा जाता है। तो कई बार ये भी काम में लिया जाता है, कुछ किताबों में रो काम में लेते हो, नियतांक इसकी जगह और कुछ की जगह के। तो कोई रो आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, उसका मतलब वो के ही है। तो रो क्या है यहां पर, नियतांक या स्थिरांक, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर के की जगह में रो भी लगा सकता था, एक ही बात है, के लगाओ चाहे रो लगाओ। तो ये क्या है, यहां पर नियतांक या स्थिरांक होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता बोला जाता है भाई। तो ये जो प्रतिरोधकता होती है ना, इसका मान चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मान लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, इसका मान किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक तार का जो पदार्थ है उस पर यह निर्भर करता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो अपन चाहें तो एक बात और लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसके लिए आप संकेत क्या काम में लेते हैं, या तो के काम में लोगे या फिर कौन सा संकेत काम में लोगे, रो का मान चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन इस सूत्र को कन्वर्ट करके अपन के का सूत्र निकालते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है ना, उसका सूत्र अपन यहां से निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये के हमारे सामने एक नई चीज है, इसका सूत्र निकालेंगे। सूत्र निकालने के बाद में इसका जो मात्रक होता है वो भी अपन निकालेंगे। तो के का मान अपन निकालते हैं। तो देखो भाई के बराबर क्या होगा, के बराबर किसके बराबर है, आर। तो आर तो मैं जैसे कि जैसे लिख देता हूं, गुणा। अब देखो के बराबर निकालना चाहते तो एल बटा ए है, इसको इधर लाएंगे, आर की तरफ लाएंगे। तो ये एल इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये इधर बटा में है तो इधर आके ऊपर आ जाएगा। ये तो उल्टी होकर के ये राशि ऊपर चली जाएगी ऐसे। तो ए बटा एल, ये आपके पास में के को ज्ञात करने का सूत्र आ गया। के बराबर क्या आप लिखेंगे, आप आर गुणा ए बटा एल। ये प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम, पढ़ चुके अपन ओम के नियम में। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है। और ये एल लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो ये जो के है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका मात्रक अपन निकालते हैं। अब तो देखो कैसे निकालोगे मात्रक, के का मात्रक बराबर, यहां पर आर है, आर का मतलब प्रतिरोध है, तो यहां पर आर का मात्रक रखेंगे अपन, आर का मात्रक गुणा ए, यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो ए का मात्रक रखना होगा हमें, यहां पर ए का मात्रक। और नीचे हम क्या रखेंगे, एल, एल का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक, एल का मात्रक।
ठीक है सर। तो देखो आर का मात्रक अपन पढ़ चुके हैं, ये प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। ए क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटा नीचे लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो देखो भाई यहां पर मीटर स्क्वायर और यहां पर मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर तो मैं काट सकता हूं, ठीक है ना भाई। यहां मीटर स्क्वायर था और यहां पर मीटर था, तो 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, यहां पर कितना बचा? केवल मीटर बच गया। तो देखो भाई अब हमारे पास में आ जाएगा ओम गुणा मीटर। तो ये जो के है इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर। और इसका जो एसआई मात्रक है ये भी यही माना जाता है, एसआई मात्रक। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो भी होता है ओम इंटू मीटर या ओम गुणा मीटर। ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी लिखो, हिंदी में लिखो चाहे प्रतीकों के रूप में लिखो, एक ही बात है। तो कोई पूछ ले आपको भाई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक बताओ या के का मात्रक बताओ, तो आपको बताना है ओम गुणा मीटर या ओम गुणा मीटर। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक पूछे चाहे सादा मात्रक पूछे, दोनों में यही बात आपको बतानी है यहाँ पर। तो वीडियो को पॉज करके आप ये बातें नोट करो, उसके बाद में प्रतिरोध की जो तीसरे कारक पर निर्भरता उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और बातों को नोट कीजिए। ठीक है भाई, किया नोट आपने? चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता में तीसरा जो कारण है वो उठाएंगे अपन, प्रतिरोध की चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। तो तीसरी निर्भरता ले रहे हैं अब प्रतिरोध की चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता। तो ये चीज याद करने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है ना, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो रखेंगे, लेकिन चालक तार का जो पदार्थ है वो अलग अलग रखना अपने को। तो जैसे मैं यहां पर देखो एक तो पदार्थ ले लेता हूं एल्यूमिनियम, एक तार तो आप ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, एक अपन ले लेते हैं तांबे का तार, एक अपन ले लेते हैं सोने का तार और एक अपन ले लेते हैं चांदी का तार। चालक तार के जो पदार्थ वो अलग अलग है, एक एल्यूमिनियम है, एक तांबा है, एक सोना है और एक चांदी है, लेकिन इन सब पदार्थों की लंबाई समान है और सब पदार्थों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कैसा है? एक समान है। अब ओम के नियम से इन सब चालक तारों का अपन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध जब अपन ज्ञात करते हैं तो क्या देखते हैं अपन, देखो आर एल्यूमिनियम, इसका मान सबसे ज्यादा आया, ठीक है। इसके बाद में आर सोना, इसके बाद में आर तांबा,
और इसके बाद में आया आर चांदी। ठीक है ना भाई। तो देखो सबसे ज्यादा प्रतिरोध तो एल्यूमिनियम का आया और सबसे कम प्रतिरोध किसका आया इन चारों तारों में, चांदी का आया। और चांदी से थोड़ा ज्यादा प्रतिरोध तांबे का था और तांबे से थोड़ा सा ज्यादा प्रतिरोध सोने का था और सोने से भी ज्यादा प्रतिरोध किसका था, एल्यूमिनियम का था। तो इस तरीके का क्रम हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखने के बावजूद भी यदि पदार्थ जो चालक तार है वो अलग अलग पदार्थ के बने हुए हों तो भी उनका प्रतिरोध कैसा आता है, अलग अलग आता है। तो इस बात के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार के पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, वो समझना। देखो भाई, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ये चालकता के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वो चालकता के व्युत्क्रम के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको। इसका मतलब यह है कि यदि आपका प्रतिरोध ज्यादा है तो जो चालक तार है उसकी चालकता कम होगी और चालकता कम होगी तो वो कम मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। ठीक है। यदि आपका प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है तो चालक तार की चालकता ज्यादा होगी और वो अधिक मात्रा में विद्युत धारा का क्या करेगा, प्रवाह करेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है कि इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा और इसको घटाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो देखो कोई चालक तार है उसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसकी चालकता उतनी ही कम होगी और वो कम मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। और कोई चालक तार है उसका प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी और वो ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। तो देखो भाई यहां पर प्रतिरोध सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का है, यानी कि इसकी चालकता क्या होगी, सबसे कम होगी। और जो चांदी है इसका प्रतिरोध सबसे कम है, यानी कि इसकी जो चालकता है वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है ना भाई। ये जो खुला हुआ निशान है ना, जिधर खुला हुआ है इसका मतलब वो बड़ा है, जिधर बंद है वो छोटा है। ठीक है। तो भाई देखो यहां पर मैं चालकता का क्रम भी देख लेता हूं। चालकता के अनुसार एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। सोना, सोने का संकेत Au होता है। कॉपर, तांबे का संकेत, और चांदी Ag का संकेत का क्रम। चालकता के अनुसार, किसके अनुसार ले रहे हैं इस बार, चालकता के अनुसार ये जो धातुएं हैं एल्यूमिनियम Al, सोना Au, तांबा Cu और चांदी Ag का क्रम ले रहे हैं अपन। किसके अनुसार, चालकता के अनुसार। तो चालकता के अनुसार क्या होगा, ये पूरा क्रम उल्टा हो जाएगा आपका। तो देखो इनमें सबसे ज्यादा चालक धातु जो होती है वो होती है चांदी, उससे कम चालक धातु होता है तांबा, उससे कम चालक धातु होती है सोना, और सोने से भी कम चालक धातु है आपकी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। अब यहां पर एक बात अपने को नोट करनी है, ये जो चांदी है इसका प्रतिरोध सभी धातुओं में सबसे कम होता है। चांदी का जो प्रतिरोध है सभी धातुओं में क्या होता है, सबसे कम होता है। चांदी का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, सभी धातुओं में सबसे कम होता है। तो इस कारण से इसकी चालकता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। चालकता कैसी होती है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु होती है चांदी। तो यहां पर एक बात अपन नोट कर लें कि चांदी सभी
चांदी का प्रतिरोध सभी धातुओं में सबसे कम होता है, इसलिए इसकी चालकता सबसे अधिक होती है, ठीक है। एक बात ये याद रख लो कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु है, ठीक है, सबसे अच्छी चालक धातु है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा चालकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी, यानी कि वो तार विद्युत धारा का उतना ही कम चालन करेगा। प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि वो तार विद्युत का उतना ही ज्यादा क्या करेगा, चालन करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये भी मैं आपके सामने लिख देता हूं, है ना। प्रतिरोध कम, इसका मतलब क्या है, चालकता अधिक। चालकता अधिक होने का मतलब क्या है, विद्युत धारा का अधिक चालन करेगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, प्रतिरोध अधिक तो चालकता कम। चालकता कम होने का मतलब क्या है, विद्युत धारा का कम प्रवाह करेगा, विद्युत धारा का कम चालन करेगा या कम प्रवाह करेगा, ठीक है। तो ये मेजर बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हमने यहाँ पर ये 4 तार लिए थे, तो इस आधार पर अपन ने बोल दिया है कि यदि पदार्थ अलग अलग रखें, अपन चालक तार की मोटाई समान है, लंबाई समान है, लेकिन पदार्थ अलग अलग कर दें तो पदार्थ के ऊपर भी प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। ये क्रम आपको याद रखना है, चालकता का ये क्रम भी आपको याद रखना है। जो जो बातें बोर्ड पे लिखी है सब आपको याद रखना, सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर चौथा जो निर्भरता है उसके ऊपर चलेंगे अपन। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट किया, मैं मिटाऊं इन बातों को। तो चौथा और लास्ट जो निर्भरता है इसकी वो लेंगे अब। तो चौथी निर्भरता उठा लेते हैं अब। चौथी निर्भरता क्या है, प्रतिरोध की चालक तार के तापमान पर निर्भरता। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं अपन। तो देखो, मैं यहां पर जो पदार्थ लूंगा तो उसमें से 4 प्रकार के जो पदार्थ उनके संदर्भ में तापमान के ऊपर मैं बात करूंगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो
कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का चालन करता है या नहीं करता है, इस आधार पर अपन पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। एक पदार्थ तो होते हैं आपके विद्युत धारा के चालक या सुचालक पदार्थ, चालक या सुचालक पदार्थ। दूसरे जो पदार्थ होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं अचालक या कुचालक पदार्थ, और जो तीसरे होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है। चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो हर अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। चालक पदार्थ वो पदार्थ है जो हर अवस्था में क्या करते हो, विद्युत धारा का चालन करते हो। चाहे तापमान आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, लेकिन वो विद्युत धारा का चालन करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अचालक या कुचालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो हर अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। आप तापमान बढ़ाओ चाहे घटाओ, वो हर कंडीशन में विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। तीसरे होते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक के अंदर एक कंडीशन है भाई, ये कम तापमान पर तो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन तापमान यदि बढ़ा दिया जाए तो ये विद्युत धारा का चालन करने लग जाते हैं। तो इनको बोला जाता है अर्धचालक। क्या बोला जाता है इनको? अर्धचालक। तो सबसे पहले मैं चालक या कुचालक की बात करता हूं कि ये तापमान के अनुसार जो इनका जो प्रतिरोध है वो किस तरीके से निर्भर करता है। तो देखो भाई, सबसे पहले चालक पदार्थों की मैं बात कर रहा हूं, तो अपन लिख देते हैं यहां पर चालक या सुचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा चालकता घटती है। तो चालकों के लिए आपको यह बात याद रखनी है कि जब सुचालक या चालक पदार्थ है जिसमें सोना, चांदी, एल्यूमिनियम ये सारी धातुएं आती हैं, तो उनका जब तापमान बढ़ाया जाता है तो उनके प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और चालकता क्या होगी? घटेगी। यानी कि तापमान बढ़ाने पर ये पदार्थ विद्युत धारा का क्या करेंगे? कम चालन करने लग जाएंगे, पहले की अपेक्षा कम चालन करने लग जाएंगे। अचालक की बात यहां पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि इनका तापमान बढ़ाओ चाहे घटाओ ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, तो इनका जो प्रतिरोध है अनंत माना जाता है। इनकी चालकता शून्य मानी जाती है और इनका प्रतिरोध अनंत माना जाता है। तो तापमान आप कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ, इनका प्रतिरोध हमेशा अनंत ही रहेगा। तो इनको मैं छोड़ देता हूं, बात करता हूं अर्धचालक की। तो पहले तो मैं आपको इधर अर्धचालक की परिभाषा दे देता हूं अभी। तो अर्धचालक क्या होते हैं? तो इसके लिए ऐसे पदार्थ जो कम तापमान पर विद्युत धारा का चालन नहीं करते, लेकिन तापमान बढ़ाने पर विद्युत धारा का चालन करते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है।
इसके उदाहरण में आपको दे देता हूं मैं अर्धचालकों में। एक तो आप याद कर लेना सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है और इसका जो प्रतीक होता है, संकेत होता है, वो ऐसा ही होता है। और दूसरा आप याद कर लेना जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो संकेत होता है वो होता है जी। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो कम तापमान पर तो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हो, लेकिन तापमान बढ़ाने पर वो विद्युत धारा के चालक बन जाए, चालन करने लग जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण में सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखो, तापमान बढ़ाने पर ये जो अर्धचालक है इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो क्या होगा कि जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है अर्धचालकों का, तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। चालकों से उल्टा काम है, इनका जो प्रतिरोध है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, और इनकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर ये विद्युत धारा का ज्यादा चालन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घट जाता है या कम हो जाता है, तथा चालकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, चालकता बढ़ जाती है। तो ये बात है भाई चालकों की, अर्धचालकों की और अचालकों की। अचालकों के लिए किताब में लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो अचालक है इनका प्रतिरोध अनंत होता है और इनकी चालकता शून्य होती है। तापमान बढ़ाओ चाहे घटाओ, ये कभी भी विद्युत धारा का चालन नहीं करने वाले हैं। तो ये डेटा तो आपको याद करने हैं। इसके बाद में 2-3 डेटा और मैं आपको दूंगा, तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसी बातों में। ठीक है भाई, मिटाऊं। अब देखो कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, और ये डेटा भी आपको याद रखना ही होगा। देखो भाई, इस प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि उनका तापमान अपन जब कम करते हैं तो एक विशिष्ट तापमान पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, और प्रतिरोध शून्य होते ही उनका जो चालकता है वो अनंत हो जाएगी, बहुत ज्यादा उनकी चालकता हो जाएगी। तो ऐसे कोई पदार्थ है कि तापमान कम करने पर एक विशिष्ट तापमान पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाए, तो उन्हें अपन बोलते हैं अति चालक पदार्थ। क्या बोलते हैं उनको? अति चालक पदार्थ। ठीक है, तो एक बात ये याद रखनी है अपने को कि कुछ पदार्थों का तापमान कम करने पर एक विशिष्ट तापमान पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? अति चालक पदार्थ बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो पारा होता है मरकरी Hg, उसका तापमान अपन कम करते जाएं तो 4.2 केल्विन तापमान पर
4.2 केल्विन तापमान पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो वहां पर वो किसके समान व्यवहार करेगा? अतिचालक के समान व्यवहार करेगा। उसकी चालकता बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जैसे पारा, जिसको आप मरकरी भी बोलते हैं, और इसका प्रतीक होता है Hg, का प्रतिरोध 4.2 केल्विन तापमान पर शून्य हो जाता है और यह अतिचालक बन जाता है। तो इस तापमान विशेष पर यह अतिचालक बन जाएगा और विद्युत धारा का बहुत ज्यादा प्रवाह करने लग जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने ये जान लिया अब कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं प्रकृति में कि तापमान कम करते जाएं तो एक विशेष तापमान पर उनका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है, और ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं अतिचालक पदार्थ। जैसे पारा है, मरकरी है, इसका प्रतिरोध 4.2 केल्विन तापमान पर शून्य हो जाएगा, तो इस तापमान पर ये अतिचालक क्या हो जाता है? बन जाता है। एक दूसरी बात और, कुछ मिश्र धातुएं हैं भाई। क्या है? मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातुएं वो धातुएं हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर के बनाई जाती है, उनको अपन बोलते हैं मिश्र धातु। तो कुछ मिश्र धातुएं ऐसी है कि तापमान बदलने के साथ साथ उनका प्रतिरोध बहुत कम परिवर्तित होता है, यानी कि तापमान आप बढ़ाओगे ना तब भी उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित तो होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसी मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है, जहां पर विद्युत की सहायता से आप किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हो ना, तो ऐसी कोई युक्ति है तो उसको विद्युत तापन युक्ति अपन बोलते हैं। जैसे हीटर है आपका, निमंजन छड़ है, गर्म पानी जिससे अपन करते हैं, विद्युत इस्त्री है, इस्त्री करने के काम आती है कपड़ों पर, तो वो विद्युत तापन की युक्तियां हैं। और ऐसी तापन की युक्तियों में ऐसी मिश्र धातुओं का उपयोग किया जा रहा है जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो? बहुत कम बदले। तो एक बात अपन याद रख लें यहां पर और कि मैग्नीन, कांस्टेंट या कांस्टेंटन भी लिखा जाता है कई बार, नाइक्रोम आदि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बहुत कम परिवर्तित होता है या बदलता है। परिवर्तित होता है, इसलिए इनका उपयोग विद्युत तापन की युक्तियां जैसे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री आदि बनाने में किया जाता है।
तो देखो भाई, कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण मैंने यहां पर लिखे हैं। जैसे एक तो है मैग्नीन, कांस्टेंट, नाइक्रोम। मिश्र धातुएं हैं, इनमें 2 या 2 से अधिक धातुएं पाई जाती है। तो इन मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है वो तापमान बढ़ाने पर बहुत कम परिवर्तित होता है और इसीलिए इनका उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। विद्युत तापन युक्तियों का मतलब ऐसी युक्तियां जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उन पदार्थों को गर्म करने की आवश्यकता हमें पड़ रही है। तो जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत इस्त्री है, इसी तरीके के उपकरण है। विद्युत धारा प्रवाहित करके इन पदार्थों को अपन गर्म करते हैं और कोई दूसरी चीज को भी इनकी सहायता से गर्म कर लेते हैं। तो आदि बनाने में इन मिश्र धातुओं का क्या होता है? उपयोग होता है। क्यों किया जाता है उपयोग इनका? क्योंकि ये मिश्र धातुएं तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम बदलता है, इसलिए। ठीक है, तो तापमान बढ़ाओगे तब भी ये विद्युत धारा का प्रवाह करती रहेगी। तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को आप नोट करें। उसके बाद में एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने? अब देखो, एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। हाँ देखो भाई, यहां पर मैंने 3 मिश्र धातुएं लिखी है, मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम। तो आपको यह भी बता देता हूं कि इन मिश्र धातुओं में कौन कौन सी धातुएं हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कांस्टेंटन को, ले लेता हूं सबसे पहले, है ना। कांस्टेंट, तो इसके अंदर जो मिश्र धातुएं हैं उसमें एक तो है कॉपर, Cu, ठीक है, और कॉपर के साथ में इसके अंदर होता है निकल, Ni। ये दोनों धातुओं को मिलाकर के ये कांस्टेंट धातु, मिश्र धातु बनाई जाती है। इसके बाद में अपन ले लेते हैं मैग्नीन। तो मैग्नीन मिश्र धातु है, इसके अंदर इन दोनों धातुओं के साथ में एक तीसरी धातु मिलाई जाती है। बताता हूं क्या है वो। कॉपर, निकल और इसके साथ में आपको मिलाना है मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज का प्रतीक आप सभी को पता होगा क्या होता है? Mn, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट वाली धातु लेते हैं अपन नाइक्रोम। नाइक्रोम, तो इसमें 4 धातुएं होती है। देखो, इन दोनों में कॉपर था, कॉपर को तो हटा दो इसमें से। इसमें क्या क्या लेना है आपको? निकल, Ni। निकल के साथ में आपको लेना है मैग्नीज, Mn। इसके बाद में आप ले लो, यहां ले लेता हूं फेरस या लोहा, Fe, और लास्ट में इसमें एक धातु और होती है क्रोमियम। क्रोमियम, ये 4 धातुएं इसके अंदर क्या होती है? पाई जाती है। इन चारों धातुओं की मिश्र धातु है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको डेटा याद रखना है कि कौन सी मिश्र धातु कौन कौन सी धातुओं से मिलकर के बनी हुई है। तो मिश्र धातु का मतलब अपन ने जान लिया भाई, ऐसी धातुएं जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं पाई जाती है या जिनको 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। तो कांस्टेंट, मैग्नीन और नाइक्रोम, ये सब मिश्र धातु में। कांस्टेंट में कॉपर और निकल होता है, मैग्नीन में कॉपर, निकल और मैग्नीज होता है, और नाइक्रोम में निकल, मैग्नीज, फेरस और क्रोमियम, ये 4 धातुएं होती है। तो वीडियो पॉज करके ये डेटा भी आप नोट करो। ठीक है भाई, नोट किया आपने। अब देखो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एक छोटा सा टॉपिक है जो इसके अंदर भी अपन ने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे एक तो। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो सूत्र अपन ने बनाए हैं उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न है वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो आज के वीडियो में यही बात को अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।